रास्ते में एक लड़की साइकिल पे अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसे एक गाड़ी रास्ते पे खड़ी हुई दिखी और लड़की ने बस एक बार मुड़ के देखा था तो उस गाड़ी वाले ने अचानक अपनी गाड़ी घुमाई और लड़की की तरफ तेजी से आने लगा और ये देखकर लिसा घबरा गई। वो अपनी साइकिल और तेज चलाने लगी। लिसा थोड़ी डर जाती है, लेकिन तभी ये गाड़ी उसके पास से तेज निकलती है तो उसे लगा कि शायद ये कोई छपरी होगा और ये शख्स सिर्फ मजाक कर रहा था। लड़की थोड़ी शांत हुई, लेकिन जैसे ही ये अगले मोड़ तक पहुंच गई वही गाड़ी फिर से सामने पार्क खड़ी। लिसा जो ही यहाँ से निकलती है तो एक आदमी उसके ऊपर हमला करता है और उसे पकड़ लेता है। लिसा बहुत डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए लिसा ने इस आदमी की बात चुपचाप मान ली। लिसा को लगा कि शायद ये मुझे छोड़ देगा, लेकिन यह आदमी इतना वहशी था, उसने लिसा की आंखों पर कपड़ा बांध दिया और उसकी बाजुएं भी बंद कर दी। इसके बाद यह आदमी लिसा को कहीं अपने साथ लेके गया। लिसा के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। डर के मारे लिसा सीट पे चुपचाप बैठी रही। लिसा ने अपने सिर को ऊपर टिल्ट करके आंखों के किनारों से ये देखने लगी कि वो कहाँ जा रहे हैं और किस हाल में है, और इतने में ही ये गाड़ी रुक जाती है। इसके बाद ये आदमी इसे बाहर निकल आया और उसे वार्निंग दी कि कुछ उल्टा सोचना भी मत। वो लिसा को कहीं सीढ़ियों की तरफ लेके आ गया। लिसा की आंखें बंधी हुई थी, लेकिन आंखों के और पट्टी के बीच में छोटी सी गैप के जरिए लिसा देख सकती थी और वो नीचे पड़ी हुई कालीन और फर्श को देखने लगी। लिसा इसके साथ साथ सीढ़ियों को भी गिनने लगी। ये दूसरी मंजिल पे पहुंचे और आदमी ने लिसा के हाथों को खोल दिया। उसे लगा कि शायद ये अब मुझे छोड़ देगा, लेकिन लिसा ने इस आदमी के हाथों में एक पिस्टल भी देखी थी और इस वजह से ये चुप करके बैठ गई। अब लिसा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और उसने चुपचाप इस आदमी की बातों को मानने लगी और धीरे धीरे अनड्रेस होने लगी। वो लिसा को जबरदस्ती वॉशरूम की तरफ लेके गया और लिसा को समझ में आ गया था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। लिसा कमजोर थी और लाचार थी और इसके अलावा लिसा के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं, लेकिन इस आदमी ने लिसा की हालत पे थोड़ा भी रहम नहीं किया। अपनी हवस मिटाने के बाद उसने लिसा को दोबारा से बांध दिया और बेड पे फेंक दिया और अपनी गन निकालकर उसे चेतावनी दी कि अगर उसने कोई चालाकी दिखाई तो वो उसे मार देगा। दूसरे दिन लिसा की नानी पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाती है क्योंकि उसकी पोती 2 दिन से घर नहीं लौटी थी। ये बाहर से मासूम और शरीफ दिखने वाली नानी कोई संत नहीं थी। वो खुद एक बुजुर्ग होके 40 साल के आशिक के साथ नाच रही थी। दोनों पूरा दिन ऐश करते और सारी जिम्मेदारी लिसा पर डाल दी थी। लिसा एक तरह से कमाई का जरिया बन चुका था। लिसा का एक अच्छा परिवार हुआ करता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे अपनी ही माँ यानी कि नानी के पास भेज दिया था और दोबारा लिसा को नहीं देखा था। लिसा माँ के साथ रहना चाहती थी, लेकिन माँ ने उसे कभी वापस नहीं बुलाया। फिर किस्मत से उसे एक अच्छा मालिक मिला, जहाँ पर लिसा अपनी सुंदरता और सादगी की वजह से हर किसी ग्राहक की पसंद बन गई थी। लिसा की जिंदगी थोड़ी पटरी पर आ रही थी, लेकिन तभी उसके साथ ये हादसा हुआ। लिसा को लगने लगा था कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, लेकिन तभी उसे अपनी छोटी बहन की याद आने लगी और शायद वही एक वजह थी जिसके लिए वो जिंदा थी। जब इस दरिंदे ने फिर से लिसा को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की तो लिसा ने भी अपनी चाल चली। उसने डरने की बजाय थोड़ा दोस्ताना और शांत बनने का नाटक किया। उसने धीरे धीरे अपने हाथों से उस आदमी के चेहरे को छुआ, जैसे कि वो उसकी चेहरे की बनावट को याद कर रही थी, ताकि भागने के बाद वो उसे कभी पहचान सके। लिसा ने उसकी झूठी तारीफें शुरू कर दी और ये बातें सुनकर उस आदमी ने लिसा के हाथों को खोल दिया और उसे खाने के लिए भी कुछ दिया। अब माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ था कि तभी टीवी पर एक खबर चलने लगी, एक नाबालिग लड़की की लापता होने की खबर। ये दरिंदा स्क्रीन की तरफ देख रहा था और जैसे ही इसने लड़की की उम्र देखी वो चौंक गया। अब वो समझ गया कि अगर पुलिस ने तह तक जांच की तो वो सीधा जेल जाएगा। गुस्से में ये लिसा पे भड़क उठता है, तुमने अपनी उम्र क्यों छुपाई? और लिसा ने झूठ बोला कि मेरी उम्र 20 है और मैं बालिग हूँ, लेकिन ये दरिंदा अभी नहीं माना। गुस्से में इसने लिसा को उठाकर फिर से बेड पे फेंक दिया। लिसा पूरी तरह से टूट चुकी है। लिसा इस आदमी से कहती है कि मैं थोड़ी देर वॉशरूम जाना चाहती हूँ, लेकिन लिसा के लाख गुजारिश करने पर आखिरकार उस आदमी ने उसे बाथरूम तक जाने दिया, लेकिन खुद भी साथ अंदर आ गया। अब हालात ये थे कि लिसा के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था और ये आदमी कहता है कि चलो जल्दी से करो। लिसा जो कि पहले से ही डरी हुई थी, उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो बहुत शर्मिंदा थी और परेशान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी मिलेगी? और ये आदमी कुछ कमेंट्स पास करके यहाँ से निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ तो लिसा ने गहरी सांस ली और अपने आंखों की पट्टी हटाई। वो चारों ओर कमरे को देखने लगी और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। ये वॉशरूम एक बंद कमरा था और भागने का कोई भी रास्ता नहीं था और तभी बाहर से उस आदमी की आवाज आती है कि जल्दी से बाहर निकलो। लिसा बहुत डर जाती है और लिसा शीशे में अपने आप से कहती है कि अगर मैं यहाँ से जिंदा बाहर ना निकल पाई तो कम से कम दुनिया को ये पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ था। उसने बाथरूम के हर कोने पे अपने हाथों के निशान छोड़ दिए ताकि सबूत बन सके और इसी बीच उसकी नजर एक जूते
जूते के जोड़े पर पड़ी जो इस बाथरूम के कोने में रखे थे। और इतने में ही वो आदमी फिर से वापस आया और दरवाजा बंद देखकर उसने दरवाजे को तोड़ा और लीसा को गन पॉइंट पे पकड़ा और उससे धमकियां देने लगा। अब ये शांत हो गया। अब रात को जब ये दोनों सो रहे थे तो लीसा शांति से उठ के टेलीफोन की तरफ जाती है। उसने जैसे ही नंबर मिलाने की कोशिश की तभी उस दरिंदे ने उसे पीछे से पकड़ लिया और ये आदमी भी अब लीसा को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसने जोर से लीसा को जमीन गिरा दिया और लीसा ने भी अपनी जान बचाने के लिए एक मनगढ़ कहानी सुना दी कि मैं बस अपने बीमार पिता को एक बार कॉल करना चाहती थी, मेरा उनके सिवा कोई भी नहीं है और वो नहीं जानते मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। और ये बात सुनकर इस आदमी के मन में थोड़ी दया आ गई। लीसा ने इसे कहा कि मेरे फादर बहुत बीमार है और उन्हें मेरी जरूरत है। मैं जानती हूँ तुम बुरे इंसान नहीं हो और मेरे पापा जैसे इंसान इस दुनिया में वाकई बहुत कम है। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ और तुम भी मेरी हालत को समझने की कोशिश करो। लीसा की ये बात सुनकर ये आदमी पिघल गया। उसने लीसा को कस के अपने सीने से लगा लिया। लेकिन उसी वक्त टीवी पर एक खबर चलने लगी। पुलिस को शक है कि ये नाबालिग लड़की एक सीरियल किलर के कब्जे में है। और ये सुनकर उस आदमी की हालत बदल जाती है और ये समझ गया था कि ये लड़की मेरे लिए एक दिक्कत बन सकती है और अगर ये जिंदा रही तो मेरा बचना नामुमकिन है। वो पूरी तरह से डर गया था और उसने ठान लिया था कि अब लीसा को खत्म करना पड़ेगा। लीसा समझ गई थी कि कुछ बुरा होने वाला है। लीसा मिन्नतें करती रही कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन इस आदमी ने कोई भी रहम नहीं दिखाया। वो लीसा को घसीटते हुए कार तक ले गया। कुछ ही देर में ये लोग एक सुनसान पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं। अब ये आदमी नीचे पेट्रोल भरने के लिए उतर गया तो लीसा ने यहाँ से भागने के लिए खिड़की खोली ही थी तभी वो आदमी दोबारा से आता है और कहता है कि कोई भी शान पट्टी नहीं दिखाने का। लीसा समझ गई थी कि आदमी मुझे नहीं छोड़ने वाला, पर लीसा ने भी बहुत चालाकी की। उसने अपने ही दांतों से अपनी उंगलियों को काटा और खून के धब्बे गाड़ी के सीट और अलग अलग जगहों पे फैलाने लगी ताकि अगर कभी किसी को ये कार मिले तो उन्हें ये सबूत भी मिल जाए। और इसके बाद ये आदमी इसे फिर से एक घने जंगल की तरफ लेके गया। गाड़ी रोकते ही उसने लीसा को घसीटते हुए बाहर निकाला। लीसा मिन्नतें करती रही कि मेरी जान बख्श दो, लेकिन वो हैवान एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो घसीटते हुए एक बड़े पेड़ के सामने लीसा को ले आया। लीसा पूरी तरह से टूट चुकी थी, वो रो रही थी और कहीं ना कहीं ये रोना देखकर उस आदमी के मन में थोड़ी सी दया आ गई। उसने लीसा के हाथ खोल दिए और यहाँ से चला गया। उसने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो उसकी नजर एक उस बड़े से पेड़ पर गई और ये पेड़ अब इसके लिए अपनी जिंदगी का एक खास निशानी बन गया था। वो बिना पीछे देखे वहाँ से भागने लगी। वो आदमी यहाँ से जा रहा था और रियर मिरर से लीसा को भागते हुए देख रहा था, लेकिन उसे शक होने लगा कि ये लड़की मुझे पकड़वाएगी और वो तुरंत से गाड़ी घुमाकर उसके पीछे आने लगा। लेकिन लीसा बहुत तेज भागी और इतने में घर पहुंच गई। लेकिन यहाँ पे आते ही जब लीसा अंदर आई तो उसकी अपनी नानी ने उस पर यकीन नहीं किया और इसका बॉयफ्रेंड इतने गुस्से में था कि लीसा को थप्पड़ मारने वाला था, पर तभी उस बुढ़िया ने इसे रोक लिया। लेकिन अब जो हुआ वो और भी शर्मनाक होता है। नानी ने खुद पुलिस को फोन किया और कहा कि मुझे लगता है ये लड़की झूठ बोल रही है, ये बस सबका ध्यान पाने के लिए कहानी बना रही है। पुलिस ने जब ये सुना कि ये केस एक नाबालिग लड़की का है तो उन्होंने लड़की को पुलिस स्टेशन लाने को कहा और हमें उससे खुद बात करनी होगी। और ये सुनकर नानी घबरा जाती है। उसने लीसा को आंखें दिखाई और धमकाने लगी कि घर की बात बाहर ना जाए। इसके बाद लीसा को पुलिस स्टेशन लेके गए और पूछताछ शुरू हुई। लीसा ने सारी कहानी बता दी। लीसा ने कहा कि वो मुझे लेके गया, मुझे बांध के रखा और फिर मुझे छोड़ दिया। तो पुलिस को इस बात पे थोड़ा शक होने लगा कि अगर वो किलर है तो वो तुम्हें खाना भी देता था और तुम्हें छोड़ भी दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लीसा की बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था और इसके बाद इस केस को 2 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को सौंपा गया। लीसा ने इन दोनों को पूरी कहानी सुना दी कि कैसे उसे किडनैप किया और क्या क्या उसके साथ हुआ और वो वहाँ से कैसे भाग निकली। लेकिन इन दोनों लेडीज को लीसा की बातों पे शक हो रहा था। तो उनमें से एक कहती है कि इतनी टेंशन में कोई इतनी सारी डिटेल्स कैसे याद रख सकती है। दूसरी ने सिर हिलाते हुए कहा कि ये लड़की बहुत नॉर्मल दिख रही है, कहीं तुम कोई कहानी तो नहीं बना रहे। ये दोनों ऑफिसर्स रियलिटी को देखकर बात कर रहे थे, पर इन्हें शायद पता नहीं था कि लीसा ने जिंदगी में इससे पहले बहुत कुछ झेला है। थकी हारी लीसा पुलिस स्टेशन के एक कोने पर बैठ गई। यहाँ चारों तरफ से लोग थे लेकिन कोई उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। उसे अब खुद पे शक होने लगा कि क्या मेरी सच्चाई भी दुनिया को झूठ लगती है। दोनों ऑफिसर्स ने इस केस को झूठा और लो एविडेंस होने के कारण एक पुलिस ऑफिसर को सौंपते हैं। उसका नाम होता है लेवी। लैरी इस केस को नहीं लेना चाहता था, लेकिन जब उसने अपनी बेटी की तस्वीर लीसा को दिखाई और शायद यही एक पल था जिसने लीसा के दिल को छू लिया और उसने फिर से पूरी कहानी सुनाई। इस बार लीसा ने थोड़े आंसू भी बहाए। लैरी उसकी आंखों में देखता है और समझ जाता है कि ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है। उसने तुरंत से ऑर्डर दिया कि लीसा के कपड़ों
की फॉरेंसिक जांच की जाए और एक सजेशन भी दी कि हमें उसे हिप्नोसिस के जरिए कुछ और जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन लिसा के परिवार वालों ने हिप्नोसिस के प्रोसेस को रद्द कर दिया। लैरी चौंक गया कि अगर ये लोग उसके अपने हैं तो ये सच्चाई से क्यों डर रहे हैं। धीरे धीरे लैरी के भरोसे और समझदारी से लिसा खुलने लगी और आखिर उसने वो राज बताया जिससे ये सारे शॉक हो गए। उसकी नानी का बॉयफ्रेंड पिछले कई सालों से नाबालिग लड़कियों पे ज्यादती कर रहा था और लैरी ने बिना देरी किए उसे गिरफ्तार करवाया। अब लिसा पुलिस सिक्योरिटी के साथ अपने घर पहुंचती है और वो भी सिर्फ अपना सामान लेने के लिए। घर के अंदर नानी सोफे पे बैठी हुई थी और बिना कुछ बोले और बिना कुछ सुने पूरे कमरे में शांति थी और एक गिल्ट जैसी फीलिंग थी। लिसा ने अपने सामान उठाया, गहरी सांस ली और अपने घर को आखिरी बार देख लिया। तो उसने खुद से कहा कि अब मैं आजाद हूँ, लेकिन आजादी ट्रॉमा बन के उसके ऊपर हावी हो गई। इस दरिंदे की छाया अब भी लिसा के जहन में थी। हर रात जब लिसा सोती तो वो अपने बीते हुए कल की वजह से रातों को सो नहीं पा रही थी। लेकिन इस बार लिसा अकेली नहीं थी। दूसरी तरफ पुलिस को एक बेहद अहम सुराग मिल जाता है। लिसा के कपड़ों की जांच से ये पता चला कि ये कपड़ों के फाइबर उन्हीं एविडेंसेस से मेल खाते हैं जो आधी रात के होने वाले रेप केसेस से जुड़ा हुआ है। पुलिस को उम्मीद की किरण दिख गई थी और लिसा ने आगे आकर कहा, आप मुझे वहाँ ले चलिए, मैं सब जगहों को पहचान जाऊंगी। पुलिस ने एक टीम तैयार की और लिसा को उन्हीं रास्तों से एक बार ले जाया गया। कार में बैठकर लिसा ने आंखें बंद कर ली। वो कोशिश कर रही थी कि हर एहसास, हर आवाज को दोबारा सुने। उसने टायर के चलने की आवाज, बाहर की हवा की आवाज और मन में उसी डर को महसूस किया और धीरे धीरे उसकी यादें साफ होने लगी। एक एक करके वो सारे रास्ते याद आने लगे और ये कहती है कि हाँ, वो इस मोड़ पे रुका था और वो साइन बोर्ड मैंने पिछली बार भी देखा था। और जब वो वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन लिसा की नजर कहीं और होती है और वो कहती है कि रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। और वो तेज से भागने लगी। ये टीम उसके पीछे भागी और एंड में वो उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाती है जहाँ पर उसे एक नई जिंदगी मिली थी। पुलिस ने वहीं से जांच शुरू कर दी और इसके बाद सबूत मिलने शुरू हो गए और इसके बाद पूरे इलाके की छानबीन की गई और बहुत सारे विक्टिम्स की तस्वीरों को इकट्ठा किया गया। और बहुत दिनों की मशक्कत के बाद एक दिन एक आदमी सुपरमार्केट के बाहर पकड़ा जाता है और जब उसके डीएनए और फिंगरप्रिंट्स लिसा के दिए हुए जानकारियों से मिलाए गए तो सब कुछ सामने आ गया। जो बातें पुलिस ने शुरू में मानने से इनकार कर दी थी वो अब साफ साफ सच हो रही थी। पुलिस स्टेशन में हर ऑफिसर मौजूद लिसा का तालियों से स्वागत करने लगा। इस नन्ही सी लड़की ने अपनी बहादुरी, अपनी हिम्मत और अपनी यादाश्त की वजह से उस कातिल को जेल पहुंचाया जिसने उसके साथ ज्यादती की। ज्यादती इज अ वर्ड फॉर रेप और अब्यूज। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि जब उसकी मामी को इस बात का पता चला तो वो हजारों किलोमीटर दूर से सिर्फ लिसा को अपनाने के लिए आई। अब तुम्हारा घर मैं हूँ, अब तुम हमारे साथ चलोगे। और ये शब्द सुनकर लिसा बहुत इमोशनल होने लगी। अब लिसा अकेली नहीं थी और वक्त बीता है। सालों के बाद वही लड़की जो कभी पुलिस स्टेशन के सामने रो रही थी अब एक स्ट्रॉन्ग वुमेन बन चुकी थी। और वो कहती है हर वो लड़की का हक है कि लड़कियों की सुरक्षा पहले नंबर पे होनी चाहिए। लिसा जो कि एक विक्टिम थी और अब वो लोगों की हेल्प कर रही थी एक पुलिस ऑफिसर बनके। तो कहानी खत्म। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक।